गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के पार्ट को, जिसमें भाग 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इस पार्ट 3, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें जो मूल अधिकार था इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आर्टिकल 12 टू 35 इसके बेसिक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और इन बेसिक पॉइंट के साथ साथ हम लोगों ने कुछ आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। जैसे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था 12 टू 18, जिसमें से अगर हम लोग बेसिक बात करें तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 14 टू 18, जो कि था राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। क्लियर। इसी के आगे हम लोगों को आज डिस्कशन करना है, जिसमें से आर्टिकल 12 और 13 अलग हो गया था। आर्टिकल 12 क्या बताता था? आर्टिकल 12 स्टेट की डिफिनेशन को बताता है, राज्य की डिफिनेशन को बताता है। ऐसा नहीं है, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है, एक यूनियन है। ऐसा नहीं कोई भी राज्य उठ करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की मांग कर ले, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा संविधान में पॉसिबल नहीं है। संविधान में ऐसे नॉर्म्स बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते कि स्टेट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट है। स्टेट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है। ऐसे संगठन जिनके अपने रिसोर्सेस हैं, जिनके अपने अर्निंग सोर्स हैं, वो सारे के सारे स्टेट में आते हैं। जो ऐसे संगठन जो अपने लॉ बना सकते हैं, अपने लिए नॉर्म्स बना सकते हैं, वो भी सारे स्टेट में आते हैं। ऐसा आर्टिकल 12 में था। आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ बना दिया जाए या ऐसा कोई भी डिसीजन दे दिया जाए जो डिसीजन किसी न किसी व्यक्ति के या कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा हो। यदि ऐसा कोई निर्णय होता है, ऐसा कोई कानून बनता है, ऐसा कोई नॉर्म्स बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, देन उसको उसी समय नल किया जाएगा, यानी उसका शून्यकरण किया जाएगा। क्लियर। उसको उसी समय निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ये आर्टिकल 12 और 13 था। इसके बाद आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। जैसे आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। क्लियर। आर्टिकल 15 कहता है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, किसी के साथ पार्सलिटी नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 17 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आउट होता है। आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी, स्पर्शता। आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबॉलिश करता है, उपाधियों को एबॉलिश करता है। कोई भी पुरानी दी गई उपाधियां शामिल नहीं होंगी, जैसे कि हम लोग अभी भी राय बहादुर, गाजी, सुल्तान, ऐसे कुछ टाइटल्स को एबॉलिश करता, खत्म करता है। हाँ, कुछ टाइटल्स मिल सकते हैं जैसे जिनको इस समय रखा जा सकता है, इनको अलग किया गया है। जैसे एजुकेशन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, ये टाइटल्स हैं, इनको रख सकते हैं। या रैंकिंग के आधार पर मेजर, कर्नल। क्लियर। तो ये टाइटल्स हैं। तो ये बात थी हमारा, ये बात हुई पिछले वीडियो की जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसका रिवीजन। और अब एक ब्रीफिंग थी। इसके आगे हम लोग अब उस आर्टिकल को डिफाइन करेंगे जिसका पार्ट हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। क्लियर। तो आर्टिकल 19 से लेकर के हम लोगों को आज डिस्कस करना है फंडामेंटल राइट्स के उस पार्ट को डिस्कशन करना है। आर्टिकल 19 टू 22 जो आज का पार्ट हमारा, वो आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, या ये भी कह सकते हैं विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो यहां पर एक एक पॉइंट याद रखना, किस किस चीज की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग में भी पूछा जाता है कि हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है।
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, शासन के बारे में अपनी विचारधारा व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 असेंबली, एक सभा कर सकते हैं। नंबर 2 देखो, अपने विचार रखने के लिए हमें क्या करनी होगी? एक सभा करनी होगी। भाई विचार रखेंगे तो कुछ कुछ लोगों के आगे तो रखेंगे, अकेले तो रखेंगे नहीं। एक सीक्वेंस बनता है, याद करने का एक तरीका है, एक सीक्वेंस बनता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असेंबली सभा करने की, एसोसिएशन अब सभा करो, वहां कुछ लोग होंगे, तुम्हारे बातों से, तुम्हारे विचारों से इंप्रेस होंगे, तो क्या बन सकता है? एक संगठन बन सकता है, एक एसोसिएशन। और इसके लिए अनिवार्य क्या है? अपनी बातों को रखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? मूवमेंट। क्लियर? आवागमन या मूवमेंट। अब कहीं आना जाना है तो क्या करना होगा? रेजिडेंस, आवास। तो एक्सप्रेशन, असेंबली 2, एसोसिएशन 3, मूवमेंट 4 और रेजिडेंस एंड सेटलमेंट 5। रेजिडेंस एंड सेटलमेंट 5। अब रहना हो गया। क्लियर? लेकिन रहेंगे तो उसके लिए जीविकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या बचा हमारा? प्रोफेशन, व्यवसाय। व्यवसाय। अब देखो, ये जो रेजिडेंस पार्ट था, सेटलमेंट पार्ट था, ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, लेकिन 2019 से ऐसा नहीं है, सारी जगह लागू हो गया है। तो आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता देता है। किस चीज की? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट की, रेजिडेंस एंड सेटलमेंट की और प्रोफेशन की। अर्थात कितनी स्वतंत्रताएं हो गई यहां पे? 6। कितनी हो गई? 6। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें कितनी फ्रीडम मिली हुई है, कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है? आंसर क्या होगा? 6 मिली हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आवास और रहन की स्वतंत्रता और इसके साथ साथ व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्लियर? देन आफ्टर आर्टिकल 20 की बात करते हैं। क्लियर? तो आर्टिकल 19 हमारी ये स्वतंत्रताएं हो गई। हाँ, इसके साथ साथ जब कभी इमरजेंसी लगी होती है, जब कभी नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, तो उस समय आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। इसके लिए कोई अलग से ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। क्लियर? आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देखो, आर्टिकल 20, 22, अभी जब 22 को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर फिर आर्टिकल 20 को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आर्टिकल 20 आपका। किसी भी व्यक्ति को अपराध के विरुद्ध, या ये कहें अपराध सिद्धि, अपराध सिद्ध हुआ नहीं, जो अपराध है वो दोष सिद्ध होना के संबंध में संरक्षण, यहां पर हमें संरक्षण प्राप्त होते हैं। अब यहां पर संरक्षण हमें क्या प्राप्त होते हैं अगर हम इनकी बात करें, तो देखो आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के हमें संरक्षण प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से संरक्षण है? देखो, सबसे पहली बात, ये नंबर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, ये क्या है? ये सिर्फ ये बात है कि आर्टिकल 20 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को जो सजा है, जो पनिशमेंट है, वो सिर्फ जुडिशरी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी नजर में वो अपराध है, आपके अंदर बड़ा क्रोध है उस व्यक्ति के लिए, तो आप उसको सजा दे दें। आप सजा नहीं दे सकते।
उसके लिए भारत का एक जुडिशियल सिस्टम है, सिर्फ वही सजा दे सकता है। इसीलिए आर्टिकल 20 ये लोग व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करता है कि अपने पर दोष सिद्ध के विरुद्ध उसको संरक्षण प्राप्त हो। क्या संरक्षण है? नंबर 1, जो आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के संरक्षण है, वो कौन कौन से संरक्षण है आर्टिकल 20 में? अपराध के समय का कानून, अर्थात जिस समय अपराध हुआ है उसी समय के कानून के अंतर्गत सजा हो सकती है। जैसे अपराध हुआ है 2006 में और उसके द्वारा किया गया जो क्राइम था, उस क्राइम के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम 2006 उसी सिनेरियो में 3 साल का इंप्रिजनमेंट था। क्लियर? बाद में उसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया गया और 2010 में ये इंप्रिजनमेंट बढ़ा करके सेम एक्टिविटी में इंप्रिजनमेंट बढ़ा करके 9 ईयर कर दिया गया। अब इस क्राइम की जो सजा की जा रही है, जो ऑनर किया जा रहा है, जो आपका डिसीजन सुनाया जा रहा है, वो डिसीजन सुनाया जा रहा है 2012 में। अब सजा 2010 में बढ़ गई है और डिसीजन 2012 में आ रहा है। क्लियर? लेकिन सजा यहां पर कौन सी हो सकती है? वही हो सकती है जो क्राइम के समय नियम था। क्लियर? क्राइम के समय जो नियम था वही सजा हो सकती है, दूसरी सजा नहीं हो सकती। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये मतलब हुआ अपराध के समय का कानून, उसी कानून के अंतर्गत उसके साथ निर्णय किया जाएगा जो क्राइम के समय था। क्लियर? क्राइम के बाद हम उसके अंदर नियम के साथ कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक अपराध की एक ही सजा, दोहरी सजा का प्रावधान नहीं है। एक अपराध की एक सजा, क्लियर? दोहरी सजा का प्रावधान नहीं है। हाँ, ये बात नहीं है जैसे कि बोला जाता है, देखो कॉन्सेप्ट जो संविधान में है, जो नॉर्म्स लॉ में है वो अलग है और फिल्म का अलग होता है, ठीक है ना? उसमें जैसे बोला जाता है कि नहीं, एक क्राइम चाहे एक हो या 10 सजा एक होगी, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग सेपरेट पनिशमेंट होता है। अब वो जो रनिंग वे होता है, जो सजा बोली जाती है, उसमें जजमेंट पे निर्भर करता है कि एक साथ वहन किया जाए या अलग अलग वहन किया जाए, ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग, एक अपराध की एक ही सजा। क्लियर? नंबर 3, खुद के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। क्लियर? आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगेंस्ट एविडेंस जो आपका है वो पॉसिबल नहीं है कि आपसे कहा जाए अपने ही अगेंस्ट आप अपना एविडेंस दें, उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। ये 3 प्रकार के जो संरक्षण है वो आर्टिकल 20 में प्राप्त होते हैं। अपराध दोष या अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्लियर? ये आर्टिकल 20 के संरक्षण हो गए। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 20 में कितने प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार, 3 टाइप्स। क्लियर? कौन कौन से हो गए? वो हो गए आपके अपराध के समय का कानून, वही लॉ लागू होगा जो क्राइम या ऑफेंस के टाइम पे होगा, ठीक है? सेम ऑफेंस पर सिंगल पनिशमेंट और खुद के विरुद्ध एविडेंस गवाही। आर्टिकल 21 की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की को संरक्षण प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय ने इसका बहुत विस्तार कर दिया है।
आज इसमें इतनी चीजों को जोड़ दिया गया है जिनको अलग अलग करके डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसको एक जनरल वे में डिस्कस करते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्लियर? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी मिली हुई है? देखो, पर्यावरण को इसमें शामिल कर दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। पर्यावरण, पर्यावरण के अंतर्गत शुद्ध वायु का अधिकार, शुद्ध जल का अधिकार, क्लियर, स्वास्थ्य का अधिकार। क्यों ऐसा किया जा रहा है? रीजन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो चीजें मेन की गई वो आपकी क्या है? वो है राइट टू लिव, जीवन का अधिकार। जहां पर जीवन का अधिकार लग जाता है वहीं पर आपको पर्यावरण की आवश्यकता महसूस होती है, आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि बिना पर्यावरण के शुद्धि के ये संभव नहीं है। राइट टू लिव पॉसिबल नहीं है। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिव की अगर बात होती है तो वहां पर पर्यावरण की अनिवार्यता हो जाती है। इसलिए यह विस्तार इसका बढ़ गया, आर्टिकल 21। क्लियर? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी राइट टू लाइफ का पार्ट माना है। तो अब ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, निजता का अधिकार, प्राइवेसी। इसके साथ साथ राइट टू जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे राइट टू अगेंस्ट वायलेंस, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट सेपरेट जेल, राइट टू अगेंस्ट सेपरेट जेल। ऐसा नहीं है कि कॉमन जेल में व्यक्ति रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि सेपरेट जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं एक तरीके से शोषण है, उसके जीवन पर हनन किया जा रहा है। ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। हैंडकफ्स, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक बेड़ी नहीं डाल सकते, ये भी उसके जीवन का अधिकार है। राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग, एक समय के बाद फांसी नहीं दी जा सकती, जीवन का अधिकार है, पार्ट है। राइट टू ट्रेवल फॉरेन, विदेश में घूमने का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो ये सारे के सारे अधिकार। हाँ, एक चीज, राइट टू ट्रेवल फॉरेन अधिकार तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं इस बात पर आप इस अधिकार की मांग नहीं कर सकते। आपने कोई ऐसा क्राइम कर रखा है जिसके कारण जुडिशरी द्वारा आपको रोका गया है, पासपोर्ट आपका रोका गया है, या कानून के द्वारा पासपोर्ट आपका रोका गया है, तो आप कोर्ट में जाकर के ये इसकी मांग नहीं कर सकते कि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है तो इसका वायलेशन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरह आर्टिकल 21 का विस्तार इतना हुआ कि इसके अंतर्गत बहुत से अधिकार प्रदान कर दिए गए। यहां तक कि अगर हम बात करें राइट टू स्लीप, ये भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू स्लीप ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है? अब जैसे व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने जीवन का अधिकार है, तो आप बोलते हैं नहीं, ये तो मेरे जीवन का अधिकार है, रात को 12 बजे आप एक हाई लाउड म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं। हाँ, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरे के आराम में दखल डाल सकता है। फंडामेंटल राइट्स का अगर विस्तार की बात की जाए तो ये वहीं तक बढ़ता है जहां तक अनदर पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। अगर आपका मूल अधिकार किसी और के मूल अधिकार का हनन करने लगता है तो वहीं पर आपके मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है।
रात को 12 बजे आप हाई लाउड म्यूजिक पे आनंद ले रहे हो, लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हो जो कि दूसरे के लिए खलल पैदा कर रहा है, और आप कहते हो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपके फंडामेंटल राइट्स भी एक कानून के अंतर्गत है, अंडर द लॉ प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स है तो उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स भी एक कानून के अंतर्गत प्ले होता है। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स पर अगर बात है कि फंडामेंटल राइट्स का विस्तार कहां तक हो सकता है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का विस्तार वहीं तक हो सकता है जहां तक वो किसी अन्य के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता। क्लियर? तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब अगर आर्टिकल 21A की बात करें, देखो ये आपका अलग से शामिल हुआ, यहां पर शब्द लगा हुआ है 21A। ए का मतलब जो 21 में नहीं था, जहां पर ए बी सी कुछ भी लग जाता है वहां पे इसका पार्ट होता है कि इसको बाद में शामिल किया गया, पहले इसमें शामिल नहीं था। तो राइट टू एजुकेशन सन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया। 6 to 14 ईयर एज ग्रुप को 6 to 14 ईयर एज ग्रुप को कंपल्सरी एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन का नियम बनाया गया। एक कंपल्सरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन का नियम बनाया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत, और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। क्लियर? ये था राइट टू एजुकेशन। आप डीपीएसपी जब पढ़ते तो उस पार्ट का पार्ट है, एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो वहां से उठा करके इसको इसमें जब जोड़ दिया गया 2002 में ही, तो 2002 में ही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही वहां पर एज ग्रुप कर दिया गया अप टू 6 ईयर। क्लियर? अप टू 6 ईयर 45 के सेक्शन पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर कर दिया गया अप टू 6 ईयर। उसको कॉलम को फ्री नहीं किया गया, 6 to 14 यहां आ गया तो अप टू 6 वहां आ गया। क्लियर? और ये आपका प्राप्त हुआ बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ। ठीक है? तो नेक्स्ट आर्टिकल 22। अब हमने बोला था आर्टिकल 22 जिस समय हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय आर्टिकल 20 पर हम लोग भी नजर रखेंगे। तो देखते हैं क्या बात है। आर्टिकल 20 क्या कह रहा था? अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो याद रखने की बात है, सबसे पहले अपराध होगा उसके बाद में गिरफ्तारी होगी, न कि पहले गिरफ्तारी होगी बाद में अपराध होगा। जैसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पुलिस को पता होता है क्या होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं वो पहले गिरफ्तार कर ले कि नहीं आप तो ये करने वाले हो, इस बात की अरेस्टिंग नहीं है, अपराध के बाद की अरेस्टिंग है। तो सबसे पहले अपराध, तो आर्टिकल 20 में बात होती है अपराध की, ऑफेंस की। क्लियर? वहां पर जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं वो किसके अगेंस्ट प्राप्त होते हैं? अपराध के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं। हमें अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण प्राप्त होता है, हमसे अपने विरुद्ध गवाही नहीं मांग सकता। एक अपराध की एक ही सजा होगी और अपराध के समय का कानून। क्लियर? अब आर्टिकल 22 की अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 22 में हमको क्या प्राप्त होता है, तो आर्टिकल 22 हमको प्राप्त कराता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी से संरक्षण, एंड डिटेंशन यानी कि निरोध। इन सर्टेन केसेस, कुछ अपराधों में, बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिनमें अपराध अरेस्टिंग गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होती, उनके अगेंस्ट हमें संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 20 अपराध की बात करता है, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी की बात करता है, अरेस्टिंग की बात करता है। क्लियर? तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, और इसमें हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं अगर इनकी बात करें, तो यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है, यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है
तो आपको विद इन अ 24 आवर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। विद इन 24 आवर फ्रॉम अरेस्टिंग के समय से 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। हाँ, अब इसमें जो ट्रेवलिंग टाइम है उससे हटा दिया गया है। ट्रेवलिंग टाइम को यहां से हटा दिया गया, पहले इसको भी जोड़ दिया जाता था, यानी 24 घंटे में ये सफर का भी समय जुड़ा होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अरेस्टिंग से विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। इन वर्किंग डे, क्लियर, नॉन वर्किंग डे को कंसीडर नहीं किया जाता, ट्रेवलिंग टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। दूसरी चीज, आपको यह अधिकार प्राप्त होता है कि आपकी अरेस्टिंग क्यों की गई है, रीजन, यानी कारण जानने का आपको अधिकार होता है। अब देखो, कितना पालन होता है वो अलग बात है कि आप पुलिस से कैसे पूछते हो कि मुझको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, है ना, उसमें तो आपको पता है कि पुलिस भी कैसे बताती है आप क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हो। लेकिन ये अधिकार है, आपको फंडामेंटल राइट्स है कि वो आपको बताएगा कि आप क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, तो एक हो गया 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। दूसरा, कारण जानने का अधिकार। तीसरा, आपको एक ये अधिकार होता है कि आप अपने मनपसंद वकील को हायर कर सकते हो। वकील अर्थात एक विधि विशेषज्ञ, अर्थात आपको विधिक सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होता है। यहां पर आप ये कह सकते हो कि आपको विधिक सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होता है, वो भी आप ले सकते हो, उसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। क्लियर। तो ये सलाह आपको अधिकार प्राप्त होता है। तो ये बात हो गई हमारी आर्टिकल 22 की। तो इतनी बात हम लोगों ने की राइट टू फ्रीडम की। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जब हमको मिलेगा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जब बात करेंगे तो बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। अभी हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। तो इस पार्ट में राइट टू फ्रीडम तक, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे वो शुरू करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और